नहीं, मलाल तो रहेगा ही। हम कह दें कि नहीं रहा, ये बात गलत होगी। हम चाहते थे अवाम की खिदमत करना और कुछ ऐसा काम कर देना, जैसे हमारे राज्यसभा के मेंबर मरहूम जलालुद्दीन अंसारी ने गया की तस्वीर को बदल दिया था साहब, जो लगी है आग दुकानों में। और हम अकेले बढ़े, हमारे साथ जो दो चार साथी यहाँ से हम लोग गए थे, वो लोग बढ़े और कूद गए इसमें, और वो मामला को शांत किया। तो सही मानों में वो जो मेरा जुलूस था वो जीत का ही, हाँ, जीत का पैमाना था। और इसीलिए उन्होंने मेरे खुशी में लिखा कि खुश होंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद वो रोने लगे मेरे सामने। केस में तो धमकी के अलावे लालच भी हमको दिया गया। अभी दोनों में कोई नहीं जिंदा है। स्वर्गीय राजेश कुमार और मरहूम मुमताज अंसारी दोनों इसी घर पर आए, बाहर में सड़क पर गाड़ी रखा और कहा चलिए आपको मेरे साथ पटना जाना है। लालू जी ने बुलाया। मेरी काउंटिंग चल रही थी। हम महज 1300 वोटों से हारे थे उस चुनाव में। जीत करके लालू जी को भी धोखा नहीं देना चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं देना चाहते हैं। मरहूम शकील अहमद खान ने जब कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने बदरिए फ़ोन हमसे कहा कि तुम भी चले आओ कम्युनिस्ट पार्टी में, छोड़ दो और राजद में आ जाओ। हम कहा नहीं शकील भाई, चूँकि शकील अहमद खान चुनाव नाम होता था, चुनाव असल में अब तो वो हैं नहीं, वरना उनके सामने ये आपको पूछा देता कि चुनाव मैं लड़ता था। वो पटने में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे, जमीन पर यहाँ, हाँ, और हम और वो दोनों गैवाल बीघा मोहल्ले में साथ में घूम रहे कैंपेन में। लोग शकील अहमद खान हमको समझ रहे थे। गया के पंचायती अखाड़ा मोहल्ला निवासी मशहूर नेता मसूद मंजर गया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 3 बार चुनाव लड़े और मात्र 1300, 6000 और 11000 वोट के अंतर से चुनाव तो हार गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। बेखौफ होकर गरीबों, मजलूमों और मजदूरों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। मसूद मंजर का जन्म 7 जुलाई 1952 को नवादा के मिर्ज़ा टोली मोहल्ले में हुआ था। शुरुआती तालीम नवादा के ही सोनसिहारी गांव में इन्होंने हासिल की। फिर गया में आने के बाद कठोकर तालाब प्राइमरी स्कूल, टी मॉडल स्कूल, जिला स्कूल, गया कॉलेज और मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज से इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। मसूद मंजर नेता के साथ साथ सीनियर वकील भी हैं। जन जागृति और समाज की बेहतरी के लिए छात्र जीवन से ही दृढ़ संकल्पित रहे। 1967 में AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार के सचिव तथा AIYF के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाए गए। दुनिया के 62 देशों से आए लोगों के बीच विश्व शांति महोत्सव में जंग नहीं अमन चाहिए, युद्ध नहीं दूध चाहिए के नारों के साथ मॉस्को भी गए। मात्र बिहार के 6 लोगों में एक मसूद मंजर भी थे और उस समय PT उषा और आनंद शर्मा भी मॉस्को के वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में इनके साथ रहे थे। इस प्रकार मजदूर वर्ग के शोषण के खिलाफ अपराधियों और पूंजीपतियों के सामने हमेशा सीना तान कर खड़े रहे। यही नहीं, गया शहर में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 1980 में एकता मंच की स्थापना की और ईद और होली के बहाने प्रेम और भाईचारे की मिठास बांटते रहे। वर्तमान में गया बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, नगर विकास परिषद के
अध्यक्ष, शहीद रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष, एकता मंच गया के सचिव, न्यू विजन एजुकेशनल सोसाइटी गया के अध्यक्ष, मिर्जा गालिब कॉलेज के शासी निकाय के सदस्य, हादी हाशमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गया के प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष तथा नेशनल इंस्टीट्यूट PWA उर्दू के सदस्य पद पर रहकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। बहरहाल इनकी जीवटता और निरंतर संघर्ष नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़ुबानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट मसूद मंज़र साहब। मसूद मंज़र साहब को मैं तब जानता हूं जब ये गया में विधानसभा का चुनाव लड़ते थे और उस वक्त एक ख़बर छपी थी, तो वो ख़बर आज भी मुझे याद है। वो ख़बर थी कि अगर जुलूस ही जीत का पैमाना है तो जीत गए मसूद मंज़र। और इसका कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये तो मसूद मंज़र साहब जानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि उस हार के बाद भी मसूद मंज़र कभी हारे नहीं और ये मुसलसल सामाजिक कामों से इनका लगाव रहा और गया में होने वाले, बल्कि पूरे आसपास में, गया ज़िले के आसपास में होने वाले सामाजिक कार्यों में हमेशा इनको आगे आगे देखा गया। सर, आपका इस्तकबाल है बिहार आजकल में। शुक्रिया। सर, वैसे तो पहले जो ज़्यादातर प्रोफेसर या वकील ये राजनीति में आते थे, आप पहले एडवोकेट बने या पहले नेता बने, पहले सामाजिक कार्यकर्ता बने या पहले आप एडवोकेट बने, इन दोनों चीज़ में पहले आप क्या बने? कैसे आप आए राजनीति में या समाज सेवा में? देखिए, मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की बिहार इकाई का मैं वन ऑफ द सेक्रेटरी हुआ। और जब तालिब इल्मी का ज़माना, छात्र जीवन समाप्त हुआ, तो मैं फिर एक नौजवानों का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, मैं उसका पूरे बिहार का प्रेसिडेंट बना। और यूँ कहिए कि प्रोफेशन में, वकालत में मैं बाद में आया। पहले सियासत में आ गया और वही तालिब इल्मी के ज़माने में 1967 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उस अकाल में गया में सस्ती रोटी की दुकान खुली थी। उस सस्ती रोटी की दुकान में मुझे आज भी याद है 5 पैसे में एक रोटी सब्ज़ी के साथ मिलती थी। रिक्शा वाले या और दूसरे गरीब तबके के लोग, मज़दूर लोग आते थे, वहाँ चौक पर वो दुकान थी और वहाँ हम उनका जो खाते थे रोटी और सब्ज़ी, उनका प्लेट उठाते थे, धोते थे। यानी सस्ता भोजनालय केंद्र में एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ रोज़ ड्यूटी देता था जाकर शाम को। और यहीं से हमको अवामी खिदमत, जनता की सेवा की भावना मेरे मन में जगी। जो आप कम्युनिस्ट में गए तो वापस फिर किसी पार्टी में नहीं जा सके, कम्युनिस्ट के ही होकर रह गए। क्या यही वजह थी कि आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत ज़मीनी तौर पर हुई थी और मज़दूर और गरीब और कमज़ोरों की आवाज़ बन के जैसे आप उभरे थे, तो वो चीज़ फिर आपके दिल से निकली नहीं? नहीं, देखिए, आदमी को उसूल परस्त होना चाहिए। आदमी वो नहीं है जो रोज़ अपने कपड़े की तरह अपनी सियासत और अपनी मज़हब को बदले। ईमान मेरा बिल्कुल दुरुस्त है
और पक्का है। इस कम्युनिस्ट पार्टी में हमने देखा कि इस्लाम मज़हब जो कहता है कि अगर पड़ोस में कोई भूखा है तो पहले अपने खाने में से उसको एक रोटी खाना दे दो। कोई बीमार है तो उसकी खैरियत लो, उसकी जहाँ तक हो सके उसकी सहायता करो। कम्युनिस्ट पार्टी भी यही कहती है। कम्युनिस्ट पार्टी भी मज़हब से ऊपर उठ करके इंसानों की खिदमत करने का जो जज्बा इस्लाम के अंदर है वही कम्युनिस्ट पार्टी में हमने देखा। ये बात सर कहाँ तक सही है कि आपको ऐसा ऑफ़र उस वक्त आया था कि आप कम्युनिस्ट से राजद में चले जाएं तो आपको विधानसभा पहुंचने के रास्ते आसान होंगे, इस बात की क्या सच्चाई है? ये 100% नहीं, 110% सही है। मेरे घर पर अभी दोनों में कोई नहीं जिंदा हैं। स्वर्गीय राजेश कुमार और मरहूम मुमताज़ अंसारी दोनों इसी घर पर आए। बाहर में सड़क पर गाड़ी रखा और कहा चलिए आपको मेरे साथ पटना जाना है। लालू जी ने बुलाया। मेरी काउंटिंग चल रही थी। हम महज 1300 वोटों से हारे थे उस चुनाव में, और काउंटिंग हॉल में ही राजबाला वर्मा वो इलेक्शन की इंचार्ज थी और यहाँ कलेक्टर थी। हमको आ करके कहा गया कॉलेज में ही कि आप ज़रा सा लालू जी से बात कर लीजिए। वो कहे हैं कि मसूद से बात करा दो, हम इलेक्शन उसको जितवा देते हैं। हमने कहा हमको इलेक्शन हारना मंजूर है, लेकिन हम दल बदल करके, पार्टी बदल के या चीट करके लालू जी को भी धोखा नहीं देना चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को भी नहीं देना चाहते हैं। मरहूम शकील अहमद खान ने जब कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने बदरिए फ़ोन हमसे कहा कि तुम भी चले आओ कम्युनिस्ट पार्टी में, छोड़ दो और राजद में आ जाओ। हम कहा नहीं शकील भाई, चूँकि शकील अहमद खान चुनाव नाम होता था, चुनाव असल में अब तो वो हैं नहीं, वरना उनके सामने ये आपको पूछा देता कि चुनाव मैं लड़ता था। वो पटने में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वकालत करते थे, जमीन पर यहाँ। हाँ, और हम और वो दोनों गैवाल बीघा मोहल्ले में साथ में घूम रहे हैं कैंपेन में। लोग शकील अहमद खान हमको समझ रहे थे। सर इसका क्या हुआ? जो अखबार में ख़बर छपी थी कि अगर जुलूस ही अगर जीत का पैमाना है तो जीत गए मसूद मंजर, क्या उसका फ़ायदा नुकसान हुआ आपको उस खबर का? नहीं, उस खबर का तो हमको सिर्फ नुकसान हुआ। और मेरे दोस्त आज के यहाँ के प्रभारी थे, वो कार्यालय प्रभारी, नाम देखिए विष्णुकांत जी, वो मेरे दोस्त थे। और बाद में जब मेरा रिजल्ट आया तो रोने लगे मेरे सामने कि मसूद भाई, अगर हम समझते कि मेरे इस हेडिंग से आप चुनाव हार जाएंगे तो कतई मैं ये हेडिंग नहीं लगाता। और वो रिपोर्ट उन्होंने सही किया था, लेकिन ये जो हेडिंग लगाया था, हाँ, जुलूस तो सही मानों में वो जो मेरा जुलूस था वो जीत का ही, हाँ, जीत का पैमाना था। और इसीलिए उन्होंने मेरे खुशी में लिखा कि खुश होंगे, लेकिन रिजल्ट के बाद वो रोने लगे मेरे सामने। मैं उनके कमरे में अक्सर जाता रहता था, बातचीत होती रहती थी। कई लोग शौक के लिए चुनाव लड़ते हैं, कई लोग नाम के लिए लड़ते हैं। आप चुनाव में इतने करीब चले गए कि आप बस जीतते जीतते हारे हैं कई बार, तो 3 बार।
उसका मलाल रहा आपको? कैसा महसूस हुआ जब आप इतने करीब से वापस लौटे, नहीं। विधानसभा जाते जाते रह गए? नहीं, मलाल तो रहेगा ही। हम कह दें कि नहीं रहा, ये बात गलत होगी। हम चाहते थे अवाम की खिदमत करना और कुछ ऐसा काम कर देना, जैसे हमारे राज्यसभा के मेंबर मरहूम जलालुद्दीन अंसारी ने गया की तस्वीर को बदल दिया था साहब। सर, एडवोकेसी की जिम्मेदारी आपके साथ है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ ही राजनीतिक लगाव तो आपका रहा ही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक समय के हिसाब से उनका प्रदर्शन होता है या वो नज़र आते हैं समाज में। जब उनकी ज़रूरत होती है तब वो दिखते हैं, लेकिन आपको अक्सर आपका जो सामाजिक जुड़ाव है वो मुसलसल रहा। क्या वजह रही? कैसे इतना समय आप दे पाए और किस किस तरह के संस्थाओं से लगाव रहा आपका? एकता मंच जी हमारा शहर, मैं आपको बता रहा था जी कि कम्युनल शहर हो गया था। जी तो हमने देखा कि जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता नहीं बनेगी शहर के अंदर, जी ये बीजेपी को फायदा पहुंचता रहेगा। जी और इसीलिए 1980 में मरहूम शकील अहमद खान को लेकर के डॉक्टर R.K. वर्मा और जो अमन पसंद लोग थे, मणिभूषण प्रकाश, जलालुद्दीन अंसारी, त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, उमा शंकर प्रसाद, देवेंद्र यादव, मोहम्मद यहिया जैसे अमन पसंद लोगों को लेकर हमने इस शहर में एकता मंच की बुनियाद डाली। और 1980 से लेकर के इमरान भाई ये 2023 है, सिर्फ कोरोना में 2 बार को छोड़ करके लगातार हम ईद मिलन और होली मिलन ये 2 आयोजन करते हैं, और वो भी गया शहर के दिल पर बैठ करके। गया शहर का दिल, हृदय माने चौक पर, वहाँ करते हैं हम। पंचायतिया अखाड़ा में करें, करीमगंज में करें या चांद चौरा में करें तो उसका वो असर नहीं होगा, इसलिए कि चौक पर से पूरे मुल्क में और पूरे गया जिले में तो ज़रूर उसका असर पहुंचता है। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी गया पर तो बीजेपी का ही राज है। हाँ, राज तो है, लेकिन तो कहाँ असर हुआ आपकी नहीं, कोशिशों का? असर तो है। कम्युनल दंगा नहीं होने दे रहे हैं, और ये आप गीला गवाह है इस बात का। दुर्गा पूजा के मौके पर यहाँ कलेक्टर थे ब्रजेश मेहरोत्रा, मुजफ्फरपुर से आए थे फौरन, और फसाद हो गया। उन्होंने, उनसे हमारी मुलाकात हो गई थी, उन्होंने फ़ोन किया, कलेक्टर, SP, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, DIG, कमिश्नर सब पहुँचे हुए थे, और आग लग रहा था करबला, वो आपको आप गीला कब्रिस्तान के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में और दुकानों में आग लगा दिया गया था, और एक तरफ नारा लग रहा था बजरंग बली की जय हो, जय श्री राम, और दूसरे तरफ नारे तकबीर। और इन लोग को हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे ही हम पहुँचे और हमने कहा कलेक्टर को, ब्रजेश मेहरोत्रा साहब को, कि पहले इस आग को बुझवाइए आप लोग, जो लगी है आग दुकानों में। और हम अकेले बढ़े, हमारे साथ जो 2-4 साथी यहाँ से हम लोग गए थे, वो लोग बढ़े और कूद गए इसमें, और वो मामला को शांत किया। 2 दिनों के बाद कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई। हमने ब्रजेश मेहरोत्रा साहब को, कलेक्टर साहब को कहा कि आप अगर चाहते हैं
इंसाफ की बात करना तो पहले जिन लोगों का आगजनी हुआ है उसको आप मुआवजा दीजिए, तभी ये मामला ठंडा होगा, वरना हम भी उतरेंगे आंदोलन पर। और 2-3 दिनों के बाद सब लोगों ने जितना जितना नुकसान लिख के दिया था वो सब मिला। कई संस्था है जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, और किस तरह का जुड़ाव है आपका? रविंद्रन शंकरन साहब जब एसपी थे यहाँ, तो उन्होंने, जब हमने शांति स्थापित करने में उन्होंने देखा कि ये आदमी आग में कूदने वाला है, तो 2 बार हमको सोनपुर मेले में मेरे को सम्मानित किया गया, और वहाँ भी उन्होंने हमको सम्मान करने का, उसके अलावे वो और भी संस्थाओं में जो आपने जिक्र किया है, तो हम यहाँ अमन चैन के लिए तो एकता मंच के माध्यम से काम कर ही रहे हैं। जब एसएम राजू यहाँ कलेक्टर थे और नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ था, नगर निगम डिफंक्ट था, तब हम लोगों ने गया शहर की तरक्की के लिए सफाई, बिजली, पानी सबके लिए लगातार नगर विकास परिषद बना करके और वो लड़ते थे और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते थे। आज भी नगर विकास परिषद है जिसके हम अध्यक्ष हैं, और महासचिव श्री राम कुमार यादव जी हैं। एसएम राजू के वक्त का बनाया हुआ, उनके नेतृत्व में बनाया हुआ आज भी नगर विकास परिषद है, काम कर रहा है। जहाँ तक मिर्ज़ा गालिब कॉलेज का सवाल है, सो 1998 में मैं जीबी का प्रेसिडेंट बना, पहले चेयरमैन बना, उसके बाद 1998 में प्रेसिडेंट बना। अब तो आप सीनियर एडवोकेट हैं। हाँ। कभी आपके कोई सीनियर हुआ करते होंगे। हाँ। तो आपके कौन सीनियर थे और उनसे क्या कुछ सीखा आपने? मैं सीनियर, हमारे ईमानदारी की बात है, परवेज़ अहमद साहब, एडवोकेट। हाँ, आज भी हयात है। वो थोड़ा बीमार अभी चल रहे हैं, उन्हीं की सोहबत में हम रहे, उन्हीं से उन्होंने हमको सिखाया है। परवेज़ अहमद साहब, वैसे तो कचहरी में अताउर रहमान साहब, जिनसे मैंने लड़ना सीखा, वो भी मरहूम हो गए हैं। शौकत अली ख़ान साहब, फैयाद हाली साहब अभी हयात हैं। इन लोगों की सोहबत में रहा। वैसे सीनियर एज एडवोकेट आपने समाज को क्या दिया? आपको लगता है कि मैं एडवोकेट रहा, हाँ, तो इससे समाज को कितना फ़ायदा पहुंचा, किस तरह का फ़ायदा पहुंचा? समाज को तो फायदा नहीं पहुंचने का सवाल है। अपराधियों के खिलाफ काम किया। हम जब सरकारी वकील हुए तो जदयू के अतरी में सुमीरक यादव वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, राजेंद्र यादव वहाँ के विधायक हुआ करते थे। वो एक हत्या के मुकदमे में जेल चले गए तो उनकी बीवी कुंती देवी वहाँ की विधायिका हुई, और कुंती देवी ने सुमीरक की हत्या कर दिया। इत्तफाक से सरकार ने उस केस में हमको एडिशनल पीपी मुकर्रर किया। मैंने कुंती देवी को आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई। डर नहीं लगता है आपको? ऐसे ऐसे हालात आए होंगे, इतने ख़तरनाक लोगों से सामना करना पड़ा होगा, तो आपको कभी कभी लगता होगा, डर होता होगा कभी? धमकी तो बहुत मिली। धमकी मिली? हाँ, बिल्कुल मिली। जो सरकार ने हमको दिया ईमानदारी से, कुंती देवी के केस में तो धमकी के अलावे लालच भी हमको दिया गया। चलिए सर, ये मुकदमे की तो बहुत कहानी होगी, बेशुमार कहानियां हैं। हाँ। आपके सामाजिक जीवन के भी बेशुमार कहानियां हैं। हम एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि
जीने का मकसद क्या होना चाहिए? अगर जो नई नस्लें हैं वो आपसे कुछ सीखना चाहें, आपने एक लंबा सफ़र तय किया राजनीति में भी, समाज सेवा में भी, एडवोकेसी में भी, अगर उसका सारांश कहा जाए कि जीने का मकसद क्या है तो क्या कहेंगे आप? जीना अगर है तो औरों के लिए जियो, गरीबों के हक में लड़ते हुए जियो। ये तो नारा सब लोग आज भी लगाते हैं। नहीं, वो नारा और देखना होगा, इसी को तो पहचानना है, फर्क महसूस करना है कि कौन नारा लगा रहा है और कौन सही मानों में गरीबों की खिदमत कर रहा है, उसके लिए जितना है। राजनीति का अपराधीकरण, लोग कहते हैं कि जो दबंग होगा, जो ताकतवर होगा, जो बाहुबल होगा, वही काम कर पाएगा, वही अफसर से कुछ काम ले पाएगा, वही विधायकी चला पाएगा। ऐसा मानसिकता बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है, क्या है? ये मानसिकता तो सरासर गलत है, लेकिन मानसिकता बन रही है, ये देश समाज का क्या होगा? आपका कहना सही है। इसलिए, लेकिन आज तो पैसा भी है, पैसे से वोट को खरीदा जा रहा है। हमारे इस गया शहर के इलेक्शन में भाई प्रेम कुमार पैसे से वोट खरीद रहे हैं। धर्म का धार्मिक उन्माद तो फैला ही रहे हैं, साथ साथ पैसा भी खूब बांट रहे हैं। आज की तारीख में उनके पास अपार संपत्ति है, अपार धन है। आखिरी सवाल, आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं, राजनीति में आप जैसा अभी हमसे बातचीत के दौरान कहा कि एक कॉम्युनल इन्वायरमेंट बन जाता था, रिएक्शन हो जाता था, आपकी एक खबर की वजह से भी रिएक्शन हुआ। मतलब आप चुनाव लड़ें, सामाजिक काम करें, समाज में रहें, लेकिन चुनाव लड़के आप चुनाव ना जीतें। कौन सा ऐसा दल है जहां मुसलमान को लगता है कि वहां उनके वोटर मुसलमान को वोट देंगे, अगर टिकट मिल भी जाए तो? ऐसी शकील अहमद खान शेरघाटी से चुनाव लड़े, खुद राजद के कई लोग चुनाव मैदान में खड़े थे, और जो दूसरी जगहों पर भी जहां कहीं देखा जाता है, पूरे मगध में आप अगर देखें तो भविष्य क्या लगता है? आप एक मुस्लिम लीडर हैं, तो मुस्लिम जो आप पॉलिटिक्स में हैं, उनकी भविष्य को आप किस तरह देखते हैं? आज की तारीख में मुसलमानों को आंख बंद करके बाएं बाजू की जो वामपंथी दल हैं उन्हीं की तरफ जाना चाहिए। अगर वो मुसलमानों का भला चाहते हैं और अपना भला चाहते हैं तो वामपंथी, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई एमएल हो, किसी भी वामपंथी, आज की तारीख में वामपंथी दल दूसरे तमाम राजनीतिक दलों से बहुत बेहतर है मुसलमानों के हक में। एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हम हैं मुसलमानों के हक में। ये सब बकवास करते हैं। ये दूसरा, वो चाहे आप मुस्लिम फ़िरका परस्ती की बात कीजिए और हिंदू फ़िरका परस्ती की बात कीजिए, फ़िरका परस्ती, सांप्रदायिकता हर हालत में ख़राब है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी हों या वो गुरु नहीं, और वो अभी जो संघ चालक हैं आरएसएस के, मोहन भागवत हों, इन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। मोहन भागवत भी वही कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी वही कर रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल, एक छोटे से मगर ये कहें आपने कि अपनी ज़िंदगी से आपने क्या पाया और क्या खोया, और क्या पैगाम होगा लोगों के लिए, तो पहले आप ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र आप करा, इससे क्या पाया आपने और क्या खोया, और क्या पैगाम होगा लोगों के लिए आपका? मेरा पैगाम यही है, ख़ास करके नौजवानों से, कि वो किसी भी मज़हब का नौजवान हो, वो मुल्क के लिए ईमानदारी के साथ और आपस में मेल जोल करके अपनी लड़ाई को ले चलें, बग़ैर लड़े। एक माँ भी जो अपने बच्चे को जन्म देती है
बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। कैसी लड़ाई, साफ कर दीजिए। एकदम बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, फिरकापरस्ती के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से लड़ो। और जो लड़ रहे कह हैं, रहे हैं आप। हाँ, आपका ये लड़ाई का मतलब आंदोलन। आंदोलन, बिल्कुल। और कौन लड़ाई और मारा पीटी, इमरान भाई, जी। मारा पीटी, या हमारे जो लोग नक्सली भाई लोग हत्या की राजनीति करते हैं। मैं तो गुरुआ में बहुत दिन काम किया हूँ न, कीचड़ में पैदल घूम करके। एक गांव में जब मैं गया था तो साहब हम पसीने से तर हो गए थे, पैदल चलते चलते। एक कुएं पर पहुँचे, गांव पहुँच रहे हैं, उसके पहले हमको लोगों ने रोका, बाबू मत जाइए मत जाइए, पार्टी वाला आए। तो हमका पार्टी वाला आया हुआ है तो क्या करेगा। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ा हुआ था, रोका, मत जाइए मत जाइए। लेकिन हम गए जहाँ हमको जाना था। दरोगी साव नाम का एक आदमी था, उसी के यहाँ हमको रात में रुकना था और खाना था। पहले नदी, वो कुआं पर जाके, वहाँ बाल्टी देहातों में आज भी कुएं पर रखा रहता है। हम सोचा कि मरना ही है तो नहा धो करके, पाक साफ हो करके, और पानी भरा और नहाया, गमछी लुंगी। आपको इत्मीनान था कि लाल सलाम वाले का आप इलेक्शन वो केस लड़ते हैं, ऐसा इत्मीनान भी था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। वो तो उसके खिलाफ थे हम। अच्छा। उसकी जो राजनीति, हत्या की राजनीति है, उसके खिलाफ है हम। मेरा कहना है कि मार देने से दूसरा पैदा हो जाएगा, इसलिए उनकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ो। खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग समाज को, निज़ाम को, व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी लड़ाई जिसमें कोई कपड़े के बगैर नंगा नहीं रहे, खाने के बगैर कोई भूखा नहीं रहे, कोई अशिक्षित नहीं रहे। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी खाते खाते मर रहा और कोई भूखे मर रहा हो। चलिए, ये तो आपसे जितनी देर भी बात करें वो कम है, क्योंकि आपके पास बहुत कहानी है और बहुत तजुर्बे हैं और बहुत लंबा सफ़र है आपका। लेकिन एक सवाल जो मैंने पहले भी किया वो फिर से ज़रूर पूछूंगा, जिसको आपने जवाब नहीं दिया या देना नहीं चाहते, कि ज़िंदगी से क्या पाया और क्या खोया आपने? सिर्फ पाया। अच्छा। खोया कुछ नहीं, पैसा नहीं पाया। आज भी हम चाहें अपने आप को बदल लें तो गाड़ियां मेरे दरवाजे पर रहेंगी। इतनी भ्रष्ट दुनिया हो गई है, लोग हो गए हैं। आप ठीक रहिए। और यही मैंने पाया। जिस किसी मोहल्ले में चले जाइए, पूछ लीजिए मेरा नाम लेकर के, इससे ज़्यादा और क्या पाएंगे। वो पावर में हैं तो हैं, पावर से हटेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो हमने सिर्फ पाया है, खोया कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेरघाटी से चल के मेरे अदना आदमी के पास आप पहुँचे हैं, आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और इनको भी जो अपने कैमरे में हमको कैद कर रहे हैं। चलिए, आप तो व्यूअर्स, आप सुन रहे थे, ये थे मशहूर एक्टिविस्ट और सीनियर एडवोकेट मसूद मंजर साहब, जिन्होंने बहुत सारांश में अपनी कुछ कहानी सुनाई। एक बात की खुशी ज़रूर है, जो मैंने इनसे सवाल किया कि आपने क्या पाया और क्या खोया, तो इन्होंने इतनी बात ज़रूर कही कि मैंने सिर्फ पाया है, खोया कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं जिधर जाता हूँ लोग मुझे प्यार से देखते हैं, लोग मुझे इज़्ज़त से देखते हैं, लोग मुझे एक ईमानदार नेता मानते हैं। मेरे लिए यही कामयाबी है। व्यूअर्स, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।